क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स महिंद्रा नहीं बनाता? क्या भारत में ऐसे 25 मैन्युफैक्चरर नहीं हैं जो अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं और बड़ी कामयाबी से बनाते हैं और बड़ी बिकती है उनकी? चाइना बाइक बनाएगा फिर हम ऐश करेंगे, चाइना बनाएगा तो। लेकिन धीरे 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 चाइना वो भस्मासुर राक्षस निकला जो कि अमेरिका को आंख दिखाने लगा। वही अमेरिका जिसने चाइना को अरबपति, करोड़पति, खरबोंपति बनाया। तो भैया इसकी काट सिर्फ एक ही है। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसकी सिर्फ एक काट है कि डेमोक्रेसीज डू नॉट फाइट विद डेमोक्रेसीज। भारत की लड़ाई हुई दो देशों के साथ, चीन, पाकिस्तान, और दोनों की दोनों डेमोक्रेसीज नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एलोन मस्क आ रहा है इंडिया, और दोस्तों ये आज मैं समझाऊंगा कि एलोन मस्क का भारत आना क्यों आवश्यक है, क्यों क्रिटिकल है। हम लोग कहते हैं फौज में मिशन क्रिटिकल, ये मिशन क्रिटिकल क्यों है? ऐसा कौन सा तीर मारने वाला है एलोन मस्क? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टाटा नहीं बनाता? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स महिंद्रा नहीं बनाता? क्या भारत में ऐसे 25 मैन्युफैक्चरर नहीं हैं जो अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं और बड़ी कामयाबी से बनाते हैं और बड़ी बिकती है उनकी? जब ये सब भारत में है तो इतना जश्न क्यों? इतना क्यों जश्न कि भैया टेस्ला लेकर आ रहा है। यहां पे टेस्ला नहीं आ गया, पता नहीं क्या आ गया, लेकिन है, बात में दम है दोस्तों, और वही दम आज मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक जमाने में एलन मस्क यह कहता था, आज से 2-3 साल पहले, कि साहब मैं भारत आऊंगा, भारत में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं भारत को बोलूंगा कि तुम हमारी गाड़ियां इंपोर्ट करो जो चीन में बनती हैं। तुम इंपोर्ट करो दनादन, तुम पैसे दो, इंपोर्ट करो, पैसे दो, इंपोर्ट करो, बाद में मैं देखूंगा कि मार्केट तुम्हारा कैसा है। सरकार ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया, मोदी जी ने साफ मना कर दिया, बॉस ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हें भारत में माल बेचना है तो तुम्हें भारत में बनाना पड़ेगा। एलोन मस्क को बुरा लगा, एलोन मस्क चला गया। हमने बोला ठीक है। फिर इनकी मीटिंग पिछले साल हुई। जब पिछले साल मीटिंग हुई मोदी जी की और एलोन मस्क की, तब एलोन मस्क ने यह मीडिया के सामने बोला कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। और सिर्फ यही नहीं, उसने बोला आई विल कम टू इंडिया एज ह्यूमनली फास्ट एज पॉसिबल। जितना मुझसे हो सकेगा उतनी जल्दी आऊंगा। और अब अप्रैल के महीने में भाई साहब विराजमान हो रहे हैं, और ये देखेंगे अलग अलग जगह भारत में, अलग अलग जगह ये देखेंगे कहां पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, कहां पे फैक्ट्री डाल सकते हैं। दोस्तों आज की तारीख में ज्यादातर जो टेस्ला बनती है ना, वो बनती है चीन में, मैक्सिमम चाइना में बनती है, अमेरिका में भी बनती है। भारत बन जाएगा तीसरा देश जहां पे टेस्ला की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी। इससे फायदे क्या हैं? और सबसे ज्यादा 70-75% तो हमारी जो लगभग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं, ये कौन बनाता है भारत में? टाटा बनाता है। अच्छा, टाटा के अलावा महिंद्रा भी बनाता है, एक आध फॉरेन कंपनीज भी हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हैं। और दोस्तों कई कई किस्म की ईवीज बनती हैं भारत में, स्कूटर बनते हैं, मोटरसाइकिल बनती हैं, ये ऑटो रिक्शा बनता है, नोएडा में चलते हैं वो ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिकल, बहुत चलते हैं। हर चीज रोड ब्लॉक वही तो करते हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल हैं, रोड ब्लॉक वाले, हरी प्लेट वाले, कारें बनती हैं, सब कुछ बनता है यहाँ पे। लेकिन टेस्ला जब आएगी ना दोस्तों, तो उससे 3 मुख्य फायदे होंगे, और ये आपको जानने की जरूरत है। फिर मैं आऊंगा मोदी जी पे बाद में, ये मोदी जी की स्टोरी में बाद में सुनाऊंगा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पे 3 फायदे होंगे जब टेस्ला आएगी भारत में। सबसे बड़ी बात, टेस्ला अपने साथ भारत में दुनिया की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपने साथ लेकर आएगी। सबसे एडवांस्ड, टेस्ला से बेहतर ईवीज दुनिया में कोई नहीं बनाता। वो BYD चाइना का चिल्लाता रहे कि जो हमारी सेल ज्यादा है, वो ठीक है, वो ठीक है, उसको कोई मना नहीं कर रहा कि उसकी सेल ज्यादा होंगी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी टेस्ला के पास है, किसी के पास नहीं है। प्रथम, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ला जब ये टेक्नोलॉजी लाएगा तो टेस्ला का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आएगा। और वो इकोसिस्टम क्या है? एक कार में दोस्तों, टेस्ला की गाड़ी ले लीजिए, उसमें हजारों कंपोनेंट होते हैं। ये नट, ये बोल्ट, ये वायर, ये सॉफ्टवेयर, ये स्टीयरिंग व्हील, ये टायर, उसके ये एक्सेल, पता नहीं दुनिया भर का जो भी गाड़ी में होता है, एवरीथिंग इज देयर। ये बनेगा कहां पे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहा जा रहा है कि मोर देन 50% विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। यानी कि टेस्ला भारत में सिर्फ असेंबल नहीं होगी, यहां पे उसके मोर देन 50% पार्ट्स इनिशियली इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। आगे चलते चलते ये पूरा 100% हो जाएगा।
आप समझ लीजिए और कितनी फैक्ट्रीज खुलेंगी। भारत में सिर्फ टेस्ला को सप्लाई करने के लिए हजारों फैक्ट्रीज खुल जाएंगे, लिटरली हजारों फैक्ट्रीज खुल जाएंगे। जो टेस्ला के कुछ कोई वायर सप्लाई कर रहा है, ठीक है जी, कोई वायर सप्लाई कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं साहब हम एक टिपिकल सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं जो इंडिया स्पेसिफिक है, वो सप्लाई कर रहा है, कोई सीट के कवर सप्लाई कर रहा है। हर एक चीज फैक्ट्रीज होती है ना, कुछ एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज होंगी, कुछ कई सारी नई बन जाएंगी। इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट है, और मैं चाह रहा था ये ना बोलूं लेकिन मजा आता है तो फिर बोल ही देता हूं कि चाइना के पेट पे लात पड़ने वाली है बहुत तेज। क्योंकि भैया 2 ब्रांड हैं दुनिया के, 2 ब्रांड हैं जिसको लेकर चाइना बहुत फरफर करता है, बहुत फरफर करता है। 2 ब्रांड है जिसको लोग बहुत एडमायर करते हैं। नंबर 1 एप्पल, वो भारत में बनना शुरू हो गया। पहले चाइनीज ने बड़ा वो बोला कि नहीं साहब इंडिया का एप्पल तो बेकार है, इंडिया, मेरी तो लड़ाई हो गई शोरूम में, मैं आपको सही बता रहा हूं। मैं नोएडा गया खरीदने के लिए, वहां पे कह रहा नो दिस इज मेड इन इंडिया। क्या खुजली है तुम्हें पता भी है, तुम्हें पता भी है। कुछ लोग होते हैं ना हर समय उनके नाक हवा में रहती है कि नो दो वी प्रेफर, मैंने बोला फॉरेन, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, चाइना 2 कौड़ी का चाइना नहीं है। तुम्हारे देश में वर्ल्ड क्लास एप्पल के फोन बन रहा है, तुम्हें कौन सी मौत आ रही है, खरीदो उसको। और फिर सबके सामने गया, मैंने वहां पे बोला कि नहीं आई स्पेसिफिकली नीड एन इंडियन फोन यार। वो प्रो मैक्स दिखा रहा था मुझे, और मैं प्रो मैक्स ही खरीदने गया था, बाय द वे मैं प्रो मैक्स ही खरीदने गया था 15, लेकिन उसने बोला कुछ गोल गोल उसने बातें करी, फिर बोला नहीं साहब ये तो मेड इन चाइना। मैं हटा सावन की घटा, नहीं खरीदेगा मेजर, नहीं खरीदना। मैं छोटा फोन ले लूंगा मेक इन इंडिया। वो कह रहा साल अगले साल बनना है, ठीक है प्रो मैक्स फिर खरीदेंगे हम एक बार और, क्या दिक्कत है। चीन से माल नहीं लेना बॉस। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, चीन को पड़ी पेट पे लात और चीन में आ गई हड़कंप, क्योंकि ये जो यहां पे भारत में बनेगी ये पहले कम बनेंगी दोस्तों, ये कम बनेंगी। लेकिन वो जो कम हैं वो किसके हिस्से से आ रही हैं, किसके हिस्से से आ रही हैं। देखिए अगर दुनिया में, मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी आपको, आप इनको एग्जैक्ट फिगर्स मत लेना, सिर्फ उदाहरण है, इट्स ओनली एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल। अगर दुनिया में 100 टेस्ला बन रही है एक महीने में 100 टेस्ला, ठीक है जी, 100 टेस्ला। अब मैं ऐसी बात कर रहा हूं, ठीक है, आई एम जस्ट कोटिंग रैंडम फिगर्स, दीज आर नॉट एक्चुअल फिगर्स, दीज आर रैंडम फिगर्स। हम कहते हैं कि साहब 20 बन रही हैं अमेरिका में और 80 बन रही हैं चाइना में, 20 बन रही हैं अमेरिका में, 80 बन रही हैं चाइना में। अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए, बोला कि साहब भारत में 20 बनेंगी। ये जो 20 भारत में बनेंगी ये कहां से आएंगी 20? क्या दुनिया की खपत टेस्ला की 100 से 120 हो गई है और जो एडिशनल 20 हैं वो भारत में बनेंगी? नो, नॉट एट ऑल। ये जो 20 हैं ये बनेंगी, जो चाइना का जो 80 है ना, चाइना के 80 वहां से भारत में आएंगी, भारत में बनेंगी। यानी कि आपने चाइना का धंधा काट दिया। दोस्तों चाइना +1 पॉलिसी भी यहां पे मुझे आपको समझानी पड़ेगी, और बहुत जरूरी है कि आप समझें चाइना +1 पॉलिसी है क्या। बहुत समय तक दुनिया जो थी चाइना पर निर्भर थी कि चाइना बनाएगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, चाइना कमीज बनाएगा तो हम पहनेंगे, चाइना जूते बनाएगा तो हम पहनेंगे, चाइना वॉशिंग मशीन बनाएगा तो कपड़े धुलेंगे, चाइना माइक्रोवेव बनाएगा तो फिर खाना पकेगा, चाइना गाड़ी बनाएगा तो गाड़ी चलेगी, चाइना बाइक बनाएगा फिर हम ऐश करेंगे, चाइना बनाएगा तो। लेकिन धीरे 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 चाइना वो भस्मासुर राक्षस निकला जो कि अमेरिका को आंख दिखाने लगा, वही अमेरिका जिसने चाइना को अरबपति, करोड़पति, खरबोंपति बनाया, वही यूरोप जिसने चाइना को उस पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया, उसी को आंख, वही भस्मासुर, सर पे हाथ रखो भस्म हो जाए, वही भस्मासुर वाली हरकतें चाइना की। तो वेस्ट ने यह सोच लिया कि यार नहीं, इनफ इज इनफ, अब हमें चाइना को थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है। अब टाइट करेंगे तो दूसरा विकल्प क्या है यार, आप एक दिन तो चाइना से पूरी इंडस्ट्री नहीं हटा सकते, विकल्प क्या है? विकल्प निकला भारत, और इस पॉलिसी को बोला चाइना +1। ये +1 क्या है? ये +1 इंडिया है दोस्तों, हमारे लिए +1 इंडिया है, पर हो सकता है चाइना +1 वियतनाम भी हो सकता है चाइना +1 थाईलैंड हो सकता है चाइना +1 इंडोनेशिया हो सकता है चाइना +1 फिलीपींस हो सकता है चाइना +1 ताइवान हो सकता है चाइना +1 साउथ कोरिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम धंधा कहां जा रहा है? इंडिया। यानी कि अमेरिका और यूरोप ने अब यह बात सोच ली है कि जो हमने सारे के सारे, कहना ऑल आर एग्स इन वन बास्केट, एक ही टोकरी में सारे अंडे डाल दिए कि टोकरी अगर गिरेगी तो सारे अंडे फूट जाएंगे, कह रहे नहीं, नॉट एट ऑल, ये प्रोग्राम कैंसिल करो। अब जो हो रहा है, दुनिया ये कह रही है कि नहीं साहब, 2 कारण है इसके, आप कारण समझ लीजिए, फिर मैं मोदी जी की बात पे आऊंगा।
कारण यह है सबसे पहले कि सारी की सारी चीजें, सारे अंडे एक टोकरी में आप नहीं डाल सकते। वो टोकरी है चाइना। आपको टोकरी अपनी डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, आपको सप्लाई चेन कंट्रोल करनी पड़ेगी और देशों में लाना पड़ेगा सप्लाई चेन रेजिलियंस। सप्लाई चेन रेजिलियंस का एक पहलू, बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू भारत में क्या है आप लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं क्या है? आत्मनिर्भर भारत। सप्लाई चेन रेजिलियंस इज एट द कोर ऑफ आत्मनिर्भर भारत कि हम बनाएंगे, हम अपनी सप्लाई चेन कंट्रोल करेंगे। कोई माइका लाल नहीं है जो भारत को एक्सपोर्ट करेगा ये लो। हाँ, नेचुरल चीजें हैं जैसे कि ऑयल है, नहीं होता भारत में, नहीं होता, ठीक है यार, थोड़ा बहुत कहीं कहीं होता है, पर हमारी जो बेसिक इंपोर्ट है ऑयल की, उस पर भी मैं आऊंगा। वो भी बहुत जरूरी है, आपको जानकारी देना जरूरी है। द चाणक्य डायलॉग्स में आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं तेल पे, खैर नहीं पे। तो दोस्तों, ये जब चीन की बात हुई ना, तो एक तो आपने चाइना +1 पॉलिसी कर दी, और धीरे धीरे ये बात मैं भी कई सालों से कह रहा हूं, और ये बात धीरे 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 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दाएं बाएं इसने उसने समझाने की कोशिश करी। यार तुम बात करते हो लोकतंत्र की, ये अमेरिका से बात हो रही है, यूरोप से बात हो रही है कि यार तुम तो बड़े लोकतंत्र के चैंपियन बन रहे हो, भारत में कुछ भी हो जाता है तुम्हें लगता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में चुनाव होते हैं तुम उस पर ज्ञान डाल देते हो यार हमारे ऊपर, कि ज्ञान की वर्षा कर देते हो, भारत में कुछ होता है आप ये कह देते हो वो कह देते हो, लेकिन जब आपके पैसे कमाने की बारी होती है तो आप चीन के गले, चीन में लोकतंत्र है, यानी कि ज्ञान देने के लिए भारत, जितना भी ज्ञान है, जितनी भी गलतियां हैं, सब भारत में निकालो भैया, सब भारत पे निकालो, क्योंकि भारत तो डेमोक्रेसी है। भारत कहेगी ठीक है आपका बोलने का अधिकार है, आप भारत की आलोचना भी करो, भारत फिर भी यही बोलेगा कि आपका तो बोलने का अधिकार है, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो, लेकिन चाइना के साथ आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना लोकतंत्र नहीं है, और आप चाइना को खरबों डॉलर एक साथ दे रहे हो, हर साल आप खरबों डॉलर चीन को दे रहे हो, वही चीन भस्मासुर बन के आपको आंखें दिखा रहा है, और आपको भस्म करने के चक्कर में, ये कहां का लॉजिक है? अब गोरे को समझ में आ गई बात, अब गोरे को आ गई बात समझ में। अब गोरा कह रहा है यार ये तो हमने भस्मासुर खड़ा कर दिया। वहां पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार जो आप चाइना से हटा के भारत, कहीं कल भारत ही इतना बड़ा हो जाए कि हमें आंख दिखाए, तो भैया इसकी काट सिर्फ एक ही है, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना इसकी सिर्फ एक काट है कि डेमोक्रेसीज डू नॉट फाइट विद डेमोक्रेसीज। यार भारत की लड़ाई हुई दो देशों के साथ, चीन पाकिस्तान, और दोनों की दोनों डेमोक्रेसीज नहीं है, समझ रहे मेरी बात? चीन और पाकिस्तान बोथ आर नॉट डेमोक्रेसीज, यानी कि डेमोक्रेसीज गेट अलोंग विद डेमोक्रेसीज। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हम दायमा की बात कर सकते हैं, हमारी लड़ाइयां हो सकती हैं, लेकिन युद्ध नहीं होगा, कम से कम इतना मैं मान के चलता हूं। तो भैया यू सपोर्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अमेरिका अरबों डॉलर खर्च कर देता है, इराक में डेमोक्रेसी लेकर आई है, ये लीबिया में डेमोक्रेसी लेकर आए, वहां के डिक्टेटरों को फांसी चढ़ा दी, मार दिया दोनों को, गद्दाफी को मार दिया, सद्दाम को मार दिया, लेकिन जब धंधा करने वाली बात होती है तभी चाइना के पास पहुंच जाते हैं। ये कौन सा लॉजिक है यार? एनीवे दोस्तों, वापस पॉइंट पे आता हूं, तेल पे हम लोग कितना खर्चा करते हैं, क्या आपको पता है? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच इंडिया स्पेंड्स ऑन ऑयल? अब मैं आपको बताता हूं भारत तेल पे कितना खर्चा करता है। एक मिनट रुकिएगा, और ना आपके होश उड़ गए तो आप कहना कि मेजर साहब ये आपने क्या बात बोल दी, इतनी भारी बात। ये देखिए साहब, मैं आपको बताता हूं, इन द फर्स्ट 10 मंथ्स 2022-2023, सिर्फ पहले 10 महीनों में भारत ने, यानी कि एक साल पहले, इस साल की बात नहीं कर रहा, एक साल पहले की बात कर रहा हूं, भारत का नेट ऑयल एंड गैस इंपोर्ट बिल वाज 124.8 बिलियन $, सिर्फ 10 महीने का। समझे आप? 124.8 बिलियन $, यानी कि भारत का, अगर आप पूरे साल का देख लें, 12 महीने का है, सिर्फ 10 महीने का है, तो तकरीबन वो 140 अरब डॉलर भारत का टच करता है। 140 अरब डॉलर, दैट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस योर डिफेंस बजट। दैट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस। आपका डिफेंस में करीब 75, 76, 77 का है आपका बिलियन डॉलर्स डिफेंस बजट, उसका लगभग दुगना है, ये लगभग दुगना भारत के ऑयल इंपोर्ट। अब आप समझिए कितना फायदा होगा अगर भारत, इंडिया ज्यादातर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलाना शुरू कर दे। और टेस्ला के आने से फायदा क्या होगा? टेस्ला के आने से दोस्तों सबसे बड़ा यह फायदा है कि जब वो इकोसिस्टम बनेगा ना, तो और कंपनी आएंगी भारत में इन्वेस्ट करेंगी, और कंपनी आएंगी भारत में इन्वेस्ट करेंगी, राइट? और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी तेल की खपत कम से कम होने लगेगी,
ऑलरेडी हवाई जहाज ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जो कि बिजली से चलते हैं, जो कि तेल से चलते ही नहीं है। एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे अभी, ऐसा नहीं कि कल उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, दिल्ली टू कानपुर जा रही है, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसमें 5-10 साल और लगे, लेकिन ये कार्रवाई शुरू हो गई है। एंड ईवीज आर अ रियलिटी। तो जब टेस्ला आएगा तो कंपटीशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जब बड़ा खिलाड़ी आता है, बड़ा हाथी आता है, तो अपने साथ कंपटीशन लेकर आता है। तो इंडिया में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी भाई। अगर टाटा को टेस्ला से टक्कर लेनी है तो फिर टाटा को भी क्वालिटी देनी पड़ेगी यार, क्योंकि टेस्ला कह रहा है मैं तो 25-26 लाख रुपए में तुम्हें गाड़ी दे दूंगा। अगर आप मुझे ये बोलें कि आपको कोई और ईवी खरीदनी है और आपको टेस्ला खरीदनी है जो 26 लाख में, मैं तो टुमारो आई विल गो एंड बाय अ टेस्ला। क्यों? पहली बात, चाइनीज नहीं है, चाइनीज नहीं है, मेड इन इंडिया है और अमेरिकन ब्रांड है। फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है? पीपल विल एंड अप बाइंग टेस्ला। तो फिर जो इंडियन कंपनीज है उनको बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, बेहतर काम करके उनको अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। दूसरी बात है, आप जब बैटरी, अब मैं बैटरी पे आता हूं दोस्तों, ये जो मोदी जी का गेम है ना, ये समझने वाली बात है, बड़ा डिटेल्ड गेम है। जब हम बात करते हैं बैटरीज की, आज की तारीख में नॉर्मल है कि एक कार है वो 500 किलोमीटर एक चार्ज पे चल जाती है। फिर भी लोग यार नहीं यार पेट्रोल ज्यादा ठीक है, यार पेट्रोल ज्यादा ठीक है, यार कहां चार्ज करेंगे। अभी चार्जिंग स्टेशन इतने ज्यादा नहीं लगे, लेकिन चार्जिंग स्टेशन हजारों की तादाद में हर महीने में लग रहे हैं। यानी कि हर एक 3-4-5 महीने में आप देखेंगे लाख 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 ऐसे लग रहे हैं। ये स्पीड और बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने से क्या होगा कि कई जगह तो ऐसी है कि जो कहते हैं सोलर से चार्ज करवा रहे हैं। ये चक्कर भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब ये हो जाएगा तो आपकी तेल की खपत कम हो जाएगी। तो आज हम कहते हैं ना करीब 124-125 अरब डॉलर सालाना, या 140, वो तो 10 महीने का था, 140 मानिए, 140 अरब डॉलर, ये धीरे 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 100 अरब हो जाएगा, 80 अरब हो जाएगा। ये कम 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 होता रहेगा, क्योंकि ट्रक भी मार्केट में लॉन्च हो गए, इलेक्ट्रिकल ट्रक्स। तो ये सब भारत को बहुत फायदा होने वाला है, और चीन को लात पड़ने वाली है दोस्तों, बड़ी तगड़े वाली। अब मैं आता हूं बैटरी के ऊपर। आप ये बैटरी समझिए, बैटरी का क्या गेम है। बैटरी का दोस्तों क्यों ये जरूरी है? क्योंकि लिथियम रिजर्व्स भारत में जो मिले हैं वो सलाल हैमाना में मिले हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन। झारखंड के कोडरमा, गिरिध झारखंड में यहां पे वर्क चल रहा है। ईस्ट सिंहभूम में और हजारीबाग में लिथियम एक्सट्रैक्शन का। और कर्नाटक में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि 1600 टन लिथियम कर्नाटक में भी मिला है। ये लगा लीजिए आप। तो दोस्तों ये थी आज की, मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा डेटा दूं कि क्यों जरूरी है, मोदी जी ने क्यों बुलाया है। इन सब के पीछे एक ही फैक्टर है, आत्मनिर्भर भारत और चाइना को कोने में लगाना, लोगों का रोजगार बढ़ाना और भारत का प्रोफाइल और ऊंचा करना। टाटा मोटर्स 72% मार्केट शेयर है, महिंद्रा की 9% है, और एमजी मोटर्स 10.8। एमजी मोटर्स बाय द वे एक जमाने में ब्रिटिश कंपनी होती थी, अब वो चाइनीज कंपनी है। एयरपोर्ट में, टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट में मैं गया था, मैंने देखी गाड़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने बोला एमजी मोटर्स, तो एमजी मोटर्स मुझे ऐसा याद था कि ब्रिटिश ब्रांड है। फिर मैंने उसका कार्ड वार्ड भी था उसके पास, तो मैंने पूछा भैया आपको कैसे कॉन्टैक्ट करें मैं आके, बिकॉज आई वांटेड टू बाय अ न्यू व्हीकल। फिर मैंने चेक करा एमजी मोटर्स, पता लगा कि अब उसका कोई ये शांघाई वांघाई करके कुछ बेसिकली चाइनीज ब्रांड है वो। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने बोला ये नहीं खरीदूंगा, चाइनीज माल तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहां पे होता है खत्म। क्या आप ऐसे और जो इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस हैं क्या आप देखना पसंद करेंगे? जरूर बताइएगा। बीच बीच में पाकिस्तान और चाइना को ठोकते रहेंगे हम रोज, वो बंद नहीं होने वाला प्रोग्राम, वो तो आखिरी सांस तक चलेगा। लेकिन बीच बीच में क्या आप ये जानना चाहेंगे कि जैसे एलोन मस्क आ रहा है, वो आखिर आ क्यों रहा है? मोदी जी का पूरा गेम क्यों है? मोदी जी क्यों मस्क को बुलाना चाहते हैं जब भारत में उसके आधे दाम में बहुत शानदार गाड़ियां बन रही हैं? तो एलोन मस्क आके ऐसा कौन सा तीर तुक्का मारेगा? इससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या इस प्रकार के वीडियोस आप देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अब हम खेलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये दोस्तों पहला सवाल है विक्रांत पठानिया जी का। ये कह रहे हैं कि मैंने हामिद मीर का एक पॉडकास्ट देखा और मैंने ये देखा कि ही इज दी ओनली, आपने कई बार बोला, यानी मुझे बोल रहे हैं कि ही इज दी ओनली जेन्युइन जर्नलिस्ट इन दैट कंट्री। बट पॉडकास्ट में ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी लॉन्च्ड एन अटैक इन 1965 एंड वांटेड सियालकोट एंड लाहौर एंड वी रिपेल्ड देम एंड वी वेंट टू यूएसए फॉर सीज फायर एंड दे वेंट टू यूएसए फॉर सीज फायर एंड पाकिस्तान। देखिए ना, सुनिए, मैंने कभी ये नहीं बोला कि ये एक ही जेन्युइन जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में हामिद मीर के लिए, पर मैंने बोला बहादुर है, इसकी छाती पे गोलियां लगी थी, मैंने इसलिए बोला था। इसको गोली लगी है, इसके बाद भी फौज के खिलाफ बोलता है, तो दम है बंदे में। पाकिस्तानी लिखे पढ़े ज्यादा नहीं है। आपको देखिए, आपको पठानिया साहब,
आपको ना थोड़ा पाकिस्तानियों को डिस्काउंट देना पड़ेगा, करीब 95-98% आपको डिस्काउंट पे खेलना पड़ेगा पाकिस्तानियों के साथ। इट्स नॉट अ वेरी लिटरेट कंट्री, मोस्ट ऑफ देम आर एजुकेटेड इन मदरसाज। आपको पता है मदरसा में क्या ही सिखाते हैं कुछ। ऑपरेशन जिब्राल्टर था जो पाकिस्तान ने लॉन्च करा। हां, भारत ने सियालकोट और लाहौर पर अटैक करा था 1965 में, यह बात गलत नहीं है, यह बात सही है। लेकिन भारत ने क्यों करा था? आखिर बात क्या हुई थी कि भारत को अटैक करना पड़ा? बात यह हुई थी कि पाकिस्तानी फौज ने जम्मू पर अटैक कर दिया था और दूसरी तरफ वेस्टर्न सेक्टर में उन्होंने रण ऑफ कच्छ पर अटैक कर दिया था। तो पहला अटैक वॉज इन जम्मू एरिया। इन्होंने अपने टैंक दौड़ा दिए, लोकेशन अखनूर, ठीक है जी। अब इन्होंने अटैक कर दिया तो भारत ने फिर अटैक कर दिया। फिर ये कहते हैं हमने बचा लिया लाहौर, हमने बचा लिया, हमने सियालकोट, ओ तो बचा बचाया बैठा था लाहौर यार, बचा बचाया बैठा था। तो ये इसमें हामिद मीर की गलती नहीं है, ही इज अ पाकिस्तानी यार। आप पाकिस्तानी से अगर लॉजिक एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर गलती आप में और गलती मुझ में है भाई। ये पाकिस्तानियों की गलती नहीं है, वो दे आर इलॉजिकल पीपल, वो कौम ही पूरी की पूरी इलॉजिकल है ना। आप ऑपरेशन जिब्राल्टर पढ़िए, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स एक किताब है आयूब खान की। आयूब खान मिलिट्री डिक्टेटर हुआ करता था, पाकिस्तान का पहला मिलिट्री डिक्टेटर। याया खान बाद में आया, आयूब खान पहले आया। आयूब खान की किताब पढ़ी, उसमें साफ लिखता है, वो तो खुश है, वो कह रहा है मैंने अटैक, आई टोल्ड देम ब्लडी विल अटैक। और भारत के तो संबंध उस समय यूएसए के साथ बहुत खराब थे, तो ये कहना कि भारत गया सीज फायर के लिए, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स किसके लिए? अमेरिका के लिए लिखी थी उसने। आप इनसे पूछिए कौन गया था सीज फायर के लिए। ये सब पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं और बदनसीब कौम है, ये बदनसीब कौम है, ये अपने बच्चों से झूठ बोलती है। सो मैं ज्यादा उनको जज नहीं करता इस मामले में, बिकॉज दिमाग से पैदल लोग हैं, ये अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, इनको खुद अपनी तारीख नहीं पता, खुद अपना इतिहास नहीं पता पाकिस्तानियों को। गुलशन भारद्वाज जी, जय हिंद, जय श्री राम। सर गुलशन भारद्वाज जी जय हिंद, और आपको भी जय जय श्री राम। मेरा सवाल यह है कि आईएमएफ जिसको वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल करती हैं, पाकिस्तान को पैसा क्यों देता है, लोन क्यों देता है, और इन रिटर्न ये क्यों नहीं साइन करवा लेते ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स व्हिच एवरी वेस्टर्न कंट्री इज ट्राइंग टू डू इन द पास्ट? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनको करना चाहिए, पाकिस्तान नहीं करेगा। लेकिन ऐसा देखिए, यह बात सही है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल करते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अलाइनमेंट्स कभी कभी अलग हो जाती हैं। अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान की किस चीज के लिए? पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट इज एब्सोल्युटली यूजलेस, ठीक है, ये ढंग से माचिस की तिल्ली नहीं बना सकते। अमेरिका को क्यों जरूरत है? जहां पे भाड़े के इनको फौजी चाहिए, जहां पे इनको किराए की फौज चाहिए, जहां पे इनको दहशतगर्द चाहिए, अमेरिका को। सारा गंदा काम सेठ नहीं करता ना यार, समझा करो। सेठ हाथ नहीं गंदे करता, सेठ के पास उसके नौकर चाकर होते हैं जो उसके लिए उल्टा सीधा काम करते हैं, उसके गुर्गे होते हैं। पाकिस्तान बेसिकली गुर्गा है अमेरिका का, और चाइना का भी गुर्गा है। तो अमेरिका बोलता है कि टॉमी कम ले बेटा बोटी, तो टॉमी बोटी लेता है, फिर टॉमी पूंछ हिलाता है। तो वो जो बोटी है ना, वो है डॉलर, वो जो पूंछ हिलती है टॉमी की, वो पाकिस्तानी फौज के जर्नल हैं। टॉमी खुद पाकिस्तान है, राइट। और जब टॉमी काटता है और खून बहाता है मासूमों का, वो अफगानिस्तान है। वो जो मासूम है वो अफगानिस्तान है। क्यों आपको लगता है कि इनकी हरकतों से, क्यों वो अफगान तालिबान वाले इनको रोज अटैक कर रहे हैं? क्यों तहरीक तालिबान इनको रोज अटैक कर रहे हैं? क्यों? इनकी हरकतों की वजह से, पाकिस्तानीज की हरकत की वजह से। दे डिजर्व इट। रवि द इंडियन चीफ्टेन, मेजर सर आई एम रवि एंड माई क्वेश्चन इज, नमस्कार रवि जी, जय हिंद। एटमी मुल्क पाकिस्तान, ये जो देश है, इसने अपने आप को बेच दिया है और खैरात का पैसा लेके वेस्टर्न वर्ल्ड से और चाइना से। इनके पास के न्यूक्लियर कोड अभी भी हैं या चाइना के कंट्रोल में? या देखिए, पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, मतलब ठीक है, होंगे भी इनके पास, मुझे नहीं पता है इसका। देर वेरी वियर्ड पीपल, मेहनत नहीं करना चाहते ईमानदारी से, खून पसीना नहीं बहाना चाहते, मुफ्त में मिल जाए, पैसा मिल जाए, भीख मिल जाए, यही करते रहते हैं। अब इनका शहबाज शरीफ सऊदी पहुंच गया, वहां से भीख मांग के आ गया। फिर जब इनको ज्यादा बुरा लगता है, जब इंडियन ज्यादा इनको ट्रोल करते हैं, तो फिर ये भीख को इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, वो भीख ही। कौन ऐसा पागल का बच्चा है जो पाकिस्तान में पैसा लगाएगा? वो भीख है। या फिर जो चाइना कर रहा है वो करो, कि यहां से पकड़ ले पाकिस्तान को, गला दबा दे। ये तो इनका पास न्यूक्लियर कोड इनका पता नहीं है। तो वैसे ही द माइंडसेट इनसाइड पाकिस्तान इज ऑफ अल-कायदा।
द माइंडसेट इज ऑफ इस्लामिक स्टेट, दैट माइंडसेट ना, चाहे वर्दी पहना 4 स्टार जनरल हो उनका, जनरल आसिम मुनीर हो, माइंडसेट उसका वही उसामा बिन लादेन का है। जिसकी पार्लियामेंट में आप उसामा बिन लादेन को शहीद बोल सकते हैं, उनका प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री उसामा बिन लादेन को शहीद बोल सकता है, इसका मतलब पूरा देश टेररिज्म सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी लीडर। इमरान खान कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना से भी ज्यादा पाकिस्तान में पॉपुलर है। जब वो सपोर्ट करता है उसामा बिन लादेन को, आप सोचिए, इमरान खान इज अ सपोर्टर ऑफ उसामा बिन लादेन, तभी तो उसको शहीद बोल रहा है वो, तो पूरी कौम फिर कैसी होगी? जैसी कौम वैसे लीडर। एक कहावत भी है कि जैसी कौम होती है वैसे उसके ऊपर लीडर मसल्लत कर दिए जाते हैं। तो जैसी कौम है वैसा इमरान खान है, वैसी शहबाज शरीफ, सभी की थाली के चट्टे बट्टे, दे आर बेसिकली टेररिस्ट सपोर्टर्स। इनको कोई पैसा दे दे, न्यूक्लियर लॉन्च कोड भी दे देंगे लोग। आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।